गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में महाराष्ट्र बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है ELCT के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल ये एक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये ELCT का एग्ज़ाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी महाराष्ट्र में स्कूल हैं 80% स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं। आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना है और इसे देखने के बाद 100% गारंटी है आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि इस ELCT के एग्ज़ाम में इसका पेपर पैटर्न क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये इनका है टॉपिक, किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इससे 20 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा। मैक्सिमम मार्क हो गया 20। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन आना है। इसका मतलब वो या तो एक बहुत बड़ा सा पैसेज दे देंगे, जैसे आप अपने स्कूल में पैराग्राफ पढ़ते थे, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देंगे और उसी में से जो है क्वेश्चन बना के आपसे पूछेंगे। जिस टाइप से आप स्कूल में सॉल्व करते थे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। या तो एक पैसेज ना देके और 2 छोटा छोटा पैसेज दे देंगे 10-10 क्वेश्चन का, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा हमारा वोकैब का। वोकैब में क्या क्या आ जाता है, इसमें एंटोनिम आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट रॉन्ग स्पेलिंग, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे वोकैब पार्ट में आ जाते हैं। तीसरा पार्ट है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आएगा, ग्रामर में सेम अभी आपने जितना स्कूल में पढ़ा है क्लास 10th तक के लेवल के ही ग्रामर आने वाले हैं। इसमें हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्टली जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड रहेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो आप इस ग्रामर सेक्शन को आराम से कर लोगे। फिर है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद फिर वर्बल एंड ईडियम आ जाएगा हमारा, ईडियम एंड फ्रेजेस, फिर फिगर ऑफ स्पीच। ये इतने ही 60 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे और इन शॉर्ट टॉपिक में से 50 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क कितने का रहेगा, मैक्सिमम मार्क का रहेगा 50 का। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क के लिए रहेंगे। तो इसमें टाइम कितना मिलेगा हमें सॉल्व करने के लिए, इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आप उसका आंख बंद करके टिक लगा के चले जाओ, क्योंकि कोई वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मार्क कटने वाला नहीं है। गलत हो गया तो गलत, सही हो गया तो सही। इसके लिए हमें टाइम मिलने वाला है 1 घंटे, 1 आवर टाइम मिलेगा, 60 मिनट टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट टाइम, ये बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है। आप 60 मिनट में 1 घंटे में हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मीडियम ऑफ CT कैसा रहेगा, इंग्लिश में एग्जाम होगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन ही होगा। ये हो गया इसके बारे में कि इसका सिलेबस क्या क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सब हो गया इसके बारे में। अब आगे सबसे मेन पार्ट हमारा क्या है, सबसे मेन पार्ट है ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और ये बहुत ही ईजी पार्ट है। इसको जो बच्चा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, क्लास 1 से ही LKG UKG से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उन सबको ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना ये सब चीज़ें पढ़े ही जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। लेकिन जो शुरू से स्टार्टिंग से ही हिंदी मीडियम में है उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करेगा, और उसे ये चीज़ सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला हमारा मेन फोकस वाला पार्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको अनसीन पैराग्राफ या पैसेज दे देगा। अनसीन मतलब क्या होता है, जो अभी तक आपने देखा नहीं है। मतलब कोई भी करंट अफेयर से उठा के दे देगा, या तो कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दे देगा, किसी भी रिलेटेड से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड दे देगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ पैसेज, जो क्वेश्चन पूछेगा वो उसी पैराग्राफ से बेस्ड रहेगा या पैसेज से बेस्ड रहेगा, कोई अलग से नहीं रहेगा। आइडेंटिफाई आंसर, आपको आंसर को उसमें आइडेंटिफाई करना है ऑफ द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का जो है, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है उस पैसेज से। तो आइए ये सब हो गया, अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन से जाने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाता है, उसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ईडियम एंड फ्रेजेस। इसका हमें ईडियम फाइंड करना है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। यहाँ पे दिया है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका ईडियम क्या होता है? तो इसका ईडियम मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मुहावरे और कहावत। मुहावरे और कहावत मतलब जो चीज़ दिया रहता है वही आंसर नहीं रहता, उससे हमें कुछ ना कुछ और रिलेट करके फाइंड करना रहता है। आप इसको इस तरीके से समझो, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। जब बसंत का मौसम आता है तो सभी जो है पेड़, जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट हैं, सब में नई नई पत्तियां खिलती हैं। मतलब जो पहले की उनकी लीफ है, पत्तियां हैं, वो गिर जाती है और उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं पौधों में, तो वो क्या हो गया? उसी को बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मतलब एक नया लाइफ स्टार्ट करना, कुछ चीज़ नए से स्टार्ट करना। अगर आप इस तरीके से ना समझ पा रहे हो क्योंकि अभी आप नए फैशन के हो, तो इस तरीके से समझो। आप किसी कॉलेज में हैं और आपकी कोई फ्रेंड है, जो फ्रेंड आप समझ रहे हैं उसी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अब क्या किया, फिर वो फ्रेंड कुछ दिन बाद छोड़ के चली गई, तो आप अभी कब तक बैठोगे? फिर दूसरे फ्रेंड के चक्कर में पड़ जाओगे। मतलब जो चीज़ चला गया उसके बारे में नहीं, जो आने वाला है उसके बारे में अच्छा सोचो। मतलब कोई भी चीज़ फिर से नए स्टार्ट करो, नया से स्टार्ट करो, तब जाके आपका काम बनेगा। तो इसी को बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, किसी काम को नए से स्टार्ट करना। तो स्टॉप फाइनली ये गलत हो जाएगा। टू बीइंग अगेन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। टू प्लांट अ ट्री, प्लांट अ ट्री ये गलत हो जाएगा। टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना ये भी गलत हो जाएगा। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या हो गया? टू बीइंग अगेन, किसी काम को फिर से स्टार्ट करना। आपको यहाँ पे ईडियम का मतलब याद रखते हुए चलना है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या होता है? हो सकता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में ऑप्शन को चेंज कर दे, वहाँ पे टू बीइंग अगेन ना देके कुछ दूसरा ऑप्शन दे दे। तो अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। इसीलिए मेन फोकस आपको करना है ईडियम पे, इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर पास अवे। यहाँ पे ये जो पास अवे लिखा है इन द स्लीप एट डाउन, यहाँ पे फाइंड करना है कि ये पास अवे गलत लिखा है कि सही लिखा है, या अगर ये गलत लिखा है, रॉन्ग लिखा है, तो इसके जगह पे कौन सा ऑप्शन सही हमारा आ सकता है। ये 5 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो अभी अपना आप इसमें माइंड यूज करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर मतलब एक महान एक्टर में से एक, पास अवे इन द स्लीप एट डाउन टुडे, पास अवे इन द स्लीप सोते हुए एट डाउन टुडे। यहाँ पे क्या रहेगा? ये पास अवे मतलब ये दिया है प्रेजेंट में, लेकिन पास अवे गुजर गए मतलब क्या होता है? पास्ट में, तो ये प्रेजेंट वाला गलत हो जाएगा। पास्ट में क्या दिया है? ये वाज के बाद पास्ट लगा दिया, ये गलत हो गया। इस जो है प्रेजेंट का होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पासिंग अबे प्रेजेंट का होता है, गलत हो जाएगा। नो करेक्शन यहाँ पे है नहीं, करेक्ट हमें करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट बचा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, महान एक्टरों में से एक, पास्ट अबे गुजर गए इन द स्लीप एट डाउन टुडे। तो समझ गए आप इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे जो टेंस है आपका, ये टेंस काम करेगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का था तो इसलिए लग गया पास्ट अबे। पास्ट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। पास्ट क्या होता है हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट, PASSED। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? थर्ड फॉर्म भी हमारा पास्ट ही होता है। तो आपको जितने वर्ब के फॉर्म होंगे, ये अगर आपको थोड़े बहुत नॉलेज है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स ये पढ़ो। द प्लैनेट्स आर अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं? अराउंड द सन, सन के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये समझो हमारा सन हो गया। अब प्लैनेट्स कोई यहाँ पर है, क्या करेगा? इस तरीके से जो है सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाएगा। तो इसे जो चक्कर लगा रहे हैं, इस चक्कर को हम क्या कहेंगे? इस यही चक्कर यहाँ पे भरना है, इसको क्या कहते हैं? तो द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, इसका करेक्ट आंसर रिवॉल्विंग हो जाएगा। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। राउंडिंग, ये राउंड वाला गलत हो जाएगा। सर्कलिंग, ये तो देखते ही मान आप ऑप्शन हटा सकते थे। यहाँ पे आप फंस सकते थे रोटेटिंग और रिवॉल्विंग में।
तो यहाँ पे रोटेटिंग गलत आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिवॉल्विंग। द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज का। अब क्या करना है, ऐसे आपके पास पैसेज दिया रहेगा, यहाँ पे मैंने एक छोटा पैसेज ले रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। वहाँ पे आपके एग्जाम में इससे बड़ा ही पैसेज आएगा और एक पैसेज से लगभग मोस्टली 2 पैसेज आएंगे और दोनों पैसेज में 10-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है और जो पॉइंट है उसको आपको टिक करते हुए चलना है कि यहाँ पे क्या बोला है। जैसे इस पैसेज को पढ़ो, यहाँ पे क्या क्या बोला है। द यूज ऑफ वर्ड लाइक वेलकम, मतलब ये जो वर्ड है वेलकम, थैंक यू, प्लीज, ईटीसी मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा। इसका फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एट द राइट मोमेंट रिफ्लेक्ट अ पोलाइट नेचर। मतलब ये सब जो है वेलकम, थैंक यू, प्लीज, ये सब एक पोलाइट नेचर के वर्ड हैं। द सिविल सेंस आल्सो लाइज विद इन अ स्कोप ऑफ गुड मैनर्स। वी शुड नॉट शाउट, मतलब क्या लिखा है? वी शुड नॉट शाउट और टॉक लाउडली इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे हमें क्या करना चाहिए? हमें शाउट, चिल्लाना नहीं चाहिए या तेज़ी से बात नहीं करना चाहिए। लाइक हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज, मतलब कहाँ कहाँ पे? या तो आप हॉस्पिटल में गए हैं या लाइब्रेरी में गए हैं। एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट चीट पीपल फॉर मेक फन ऑफ देम, हमें लोगों से जो है चीट नहीं करना चाहिए मज़े के लिए। क्लीननेस इज आल्सो नेसेसरी, सफाई जो है आल्सो नेसेसरी है, ज़रूरी है। वी मस्ट नॉट थ्रो द वेस्ट ऑन द रोड एंड मेक यूज ऑफ डस्टबिन, हमें क्या नहीं करना चाहिए? वी मस्ट नॉट थ्रो, हमें फेंकना नहीं चाहिए द वेस्ट, कचरा, ऑन द रोड एंड मेक यूज ऑफ डस्टबिन, मतलब हमें जो अपना कचरा है और रोडों पे नहीं फेंकना चाहिए, उसके बदले हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपको ये रेलवे यूज़ करते हैं, आप बस यूज़ करते हैं और दंगा करते हैं तो उसमें ही आग लगा देते हैं। इस तरीके से हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए कि जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचे। एज इट बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ये क्या है? इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ये हम सब से ही बिलोंग है, मतलब हम सब के लिए ही बना है। बस को कौन यूज करता है? इंसान ही जाते हैं, हम ही आप जाते हैं। ट्रेन में कौन जाते हैं? हम ही आप जाते हैं। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है, हॉस्पिटल में कौन जाता है? हम ही आप अपना इलाज करने के लिए जाते हैं। हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमसे ही बने हैं। वाइल इन अ क्यू, एक क्यू में डिसिप्लिन शुड बी मेंटेनेड, वी मस्ट गिव फेयर चेंज टू अदर। अब इससे जो रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेशन लाइक वेलकम, थैंक यू एंड प्लीज, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वेलकम, थैंक यू एंड प्लीज रिफ्लेक्ट, किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? हैप्पीनेस से रिफ्लेक्ट करते हैं, कि डिसिप्लिन से रिफ्लेक्ट करते हैं, कि सिविल सेंस से रिफ्लेक्ट करते हैं, कि पोलाइट नेचर से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? अगर आपको याद है, आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट है, तो फिर से आपको दोबारा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन देखने के लिए, आप इसका आंसर जो है लगा सकते हैं। अगर इंग्लिश आपकी वीक है और इंग्लिश की बुक आप नहीं पढ़ते तो एक बार पीछे जाके चेक कर लो। ये सब वर्ड कहाँ आया था? ये सब वर्ड आया है हमारा वेलकम, थैंक यू, प्लीज़। ये सब कैसे हैं? ये सब हम यूज करते हैं पोलाइट नेचर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलाइट नेचर में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्या पूछा है हमारे पास? व्हाइल इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वी शुड, लाइब्रेरी में हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे लाइब्रेरी में देखो क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट अदर, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। एवॉइड आर्गूमेंट, आर्गूमेंट से हमें दूर रहना चाहिए। टॉक इन लो टोन, लो टोन में बात करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? अभी अगर आपको ये याद है तो आप यहाँ पे टिक आंसर कर सकते हो, टॉक इन लो टोन, मतलब हमें धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए। अगर नहीं आपको याद है, आप भूल गए हैं, तो फिर से पीछे जाओ और इसका चेक कर लो। यहाँ पे क्या लिखा है? वी शुड नॉट शाउट और टॉक लाउडली इन द पब्लिक प्लेस लाइक हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी, मतलब हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में, ऐसे पब्लिक प्लेस में हमें जो है ज़ोरों शोरों से बात नहीं करना चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए, धीरे धीरे बात करना चाहिए। वहाँ पे यही ये पूछ रखा था कि हमें किस तरीके से बात करना चाहिए लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है?
अ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है बिलोंग टू, किससे बिलोंग करती है? नोबडी, ये गलत हो गया। ऑल ऑफ अस, हम सभी से बिलोंग करती है। गवर्नमेंट गलत हो गया। वन हु मेंटेनेंस, जो इसको मेंटेन करता है उससे, ये भी गलत हो गया। तो ऑल ऑफ अस कहाँ था? अगर ये भी आपको चेक करना है तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हो। कहाँ पे था? बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, हम सभी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिसिप्लिन इज, डिसिप्लिन क्या है? फॉर्मिंग अ क्यू, ये गलत हो गया। मेकिंग यूज ऑफ डस्टबिन, मतलब डस्टबिन का यूज करना, ये डिसिप्लिन है, ये गलत हो गया। द रूल ऑफ रोड सेंस, ये गलत हो गया। कौन सा सही हुआ? द रूल ऑफ प्रॉपर कंडक्ट और एक्शन, द रूल ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, कोई भी रूल जिसको प्रॉपर कंडक्ट करो, नहीं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन क्या है? आपके स्कूल में भी कोई डिसिप्लिन होगा, आपके कॉलेज में भी कोई डिसिप्लिन होगा, आपके घर में भी कोई डिसिप्लिन होगा। अगर घर में ज़्यादा रहते हैं तो किस तरीके से रहना है, किसको क्या काम करना है, हर एक जगह पे जो है डिसिप्लिन अप्लाई होता है। इसी डिसिप्लिन के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी, मतलब ये जो पैसेज आपने पढ़ा, ये जो इतना बड़ा पैसेज आपने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? एक जो है इसका थीम क्या निकल रहा है कि इस पैसेज का क्या थीम है। तो इस पैसेज का क्या थीम है आप जरा बताओ। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिख रहा है पोलाइट नेचर, पोलाइट नेचर का थीम निकल के आ रहा है, इस तरीके का थीम निकल के आ रहा है। गुड मैनर का थीम है या तो सिविल सेंस का थीम है। किसका थीम इसमें निकल के आ रहा है? ये सब हमारे क्या हैं? एक गुड मैनर हैं, अच्छे तरीके हैं। तो किसका थीम हो गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या है? एक गुड मैनर है, अच्छा तरीका है किसी भी जगह पे रहने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन। इस तरीके से आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि जिसका आप आंसर ही ना फाइंड कर पाओ। आप इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। और 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो ज़्यादातर चांस है कि दो पैसेज दे और उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे। तो ये हो गया हमारा पैसेज का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे क्या बोला है? आगे यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकता है। तो पैसिव वॉइस को क्या करते हैं? देखो पैसिव वॉइस सबसे पहले बनाते किस तरीके से हैं आप ये देख लो एक बार। यहाँ पे मैंने एक फिगर लगा रखा है। देखो अगर जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक्टिव है, एक्टिव जो है किस में है? प्रेजेंट है, तो उसका पैसिव जो है प्रेजेंट में ही बनेगा, मतलब प्रेजेंट का पैसेज प्रेजेंट में बनेगा। यहाँ पे मेक्स लिखा था, अगर एच या ई एस लगाया है हम केवल आर मेट कर देते हैं। यहाँ पे इज मेकिंग लिखा है तो आर बीइंग कर देंगे। मतलब प्रेजेंट का पैसेज कैसा बनेगा? प्रेजेंट का पैसेज ऑलवेज प्रेजेंट में बनेगा। प्रेजेंट का एक्टिव, अगर एक्टिव हमारे पास प्रेजेंट में दिया है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका पैसिव जो है हमेशा प्रेजेंट में बनेगा। अगर पास्ट में दिया है तो पास्ट का कैसा बनेगा? पास्ट का ऑलवेज पास्ट में बनेगा। उसके बाद अगर फ्यूचर में दिया है, यहाँ पे देखो फ्यूचर में दिया है तो फ्यूचर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। विल मेक दिया है तो यहाँ विल बी, बस केवल बी लगा देंगे। विल दिया है तो इसका वुड नहीं करेंगे, केवल बी लगा देंगे। यहाँ पे विल बी मेकिंग दिया है, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सेम इसी प्रकार आगे भी चेक कर सकते हैं। आगे क्या दिया है? देखो यहाँ पे विल हैव मेड दिया है, यहाँ पे विल हैव बीन मेड लगा दिया है। मतलब ये जो विल है यहाँ पे वुड नहीं होगा, अगर शैल है तो शुड नहीं होगा, विल का जो है विल ही रहेगा। लेकिन अगर पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता है? यहाँ पे मेड है तो वर्ड लगा के मेड लगा देंगे। अगर वॉज मेकिंग है तो वॉज बीइंग लगा के मेड लगा देंगे। ऑलवेज यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये आप क्लास 6, 7, 8 किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये सब क्लास 6, 7, 8 की ही बातें हैं, आपको ये प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा क्या है? पैसिव वॉइस पूछा है और यहाँ पे विल लगाया है। तो विल का क्या रहेगा? विल हमारा चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। लेकिन ये जो टेल लिखा है, ऑलवेज जो वर्ब रहता है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। मतलब विल और टोल्ड हमारे ऑप्शन में आना चाहिए। अब हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे विल लगा है लेकिन यहाँ पे टेल है, ये ऑप्शन गलत हो गया। विल के साथ क्या रहना चाहिए? टोल्ड रहना चाहिए। यहाँ पे विल लिखा है, यहाँ पे भी टेल लिखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे विल लिखा है, यहाँ पे भी टेल लिखा है, ये भी गलत हो गया। देखो केवल आप दो ही चीज़ों से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। एक तो ये टेंस पहचान के
टेंस अगर फ्यूचर में है तो टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ पे वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में दिया था तो वर्ब किस में हो गया, थर्ड फॉर्म में। केवल आप इसी दो चीज़ों को पहचान के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब पहला आपको पता नहीं है कि ये सही है कि गलत, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या किया, ये जो हर लेटर है, हर किसके लिए यूज होता है, जो है हीज यूज होगा, हीज यूज होता है मेल के लिए, और हर यूज होता है हर फीमेल के लिए यूज होता है। यहाँ पे हर पहले आ गया, ये हर ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे हर किसके लिए यूज हुआ था, हर लड़की के लिए यूज हुआ था। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये हमारा आगे आ जाएगा सी बन के, यहाँ पे सी लिख दिया। सी के बाद क्या है, सी के बाद फिर विल आ जाएगा, विल के साथ फिर बी लगाना है, और टेल का जो है थर्ड फॉर्म लिखना है टोल्ड, ये हो गया। फिर लेटर लिखा है, लेटर मतलब क्या होता है, बाद में। यहाँ पे आपको 2 लेटर की मीनिंग याद रखनी है। एक तो होता है LETTER, इसका मतलब होता है लेटर मतलब पत्र, और एक होता है LATER, लेटर मतलब बाद में। ये दोनों मीनिंग आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती हैं। LETTER लेटर मतलब पत्र, LATER लेटर मतलब बाद में। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया। उसके बाद फिर बाई लगा के क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मनु है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई लगा के मनु लिख दिया। इस तरीके से एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ऑप्शन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब ये जो अंडरलाइन किया गया है अराइव, इसको कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेगा। ये अराइव्ड जो है गलत दे लिखा है, यहाँ पे अराइव्ड नहीं आएगा, कोई और मीनिंग आएगा, तो वही इसमें से सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप पहले मीनिंग को पढ़ो और मीनिंग के मतलब को समझो क्या पूछना चाहता है। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़ो। आवर गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट जो है मेहमान हैं, अराइव्ड आए हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, और वो क्या किए हैं, गार्डन में बैठे हैं। मतलब क्या बोल रहा है, आवर गेस्ट अराइव्ड, हमारे मेहमान आए हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वे गार्डन में बैठे हैं, वे गार्डन में बैठ रहे हैं। तो हमारे मेहमान आए हैं, ये देखो आपको कैसा लग रहा है, हमारे मेहमान आए हैं, इसका मतलब ये गलत लिखा है। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, हमारे जो है मेहमान, हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान आ चुके हैं, हमारे गेस्ट आ चुके हैं, और वो कहाँ पे बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं। अगर आ चुके हैं यहाँ पे यूज हो रहा है, हमारे मेहमान आ चुके हैं। आ चुके हैं के लिए क्या यूज होता है, हैज या हैव। अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज यूज होगा, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव यूज होगा। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे देखो कैसा है, ये आर है, आर वाला गलत हो जाएगा, सैल है, सैल गलत हो जाएगा, माइट है, माइट गलत हो जाएगा। बचेगा कौन, यहाँ पे केवल एक ही बच रहा है, हैव अराइव्ड। आवर गेस्ट, गेस्ट क्या है, मेहमान, यहाँ पे एस लगा रखा है, मतलब कई सारे मेहमान हैं। हैव अराइव्ड मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इसलिए हैव लगा। आवर गेस्ट हैव अराइव्ड, हमारे जो है गेस्ट आ चुके हैं। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वे कहाँ हैं, वे गार्डन में बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब पार्ट किसका है, ये सब पार्ट है आपके ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में या तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, जैसे आपने इसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखा होगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, ये भी हमारा ग्रामर का पार्ट है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे और कौन सा जो है मीनिंग आ सकता है इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का दिया है। यहाँ पे बोला है एंटोनिम, आपको ये ऊपर जो डायरेक्शन दिया है इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे पूछा है एंटोनिम मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब विपरीत वर्ड। विपरीत वर्ड मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ राजा, राजा, राजा का क्या हो जाएगा, राजा मतलब क्या होता है, किंग, राजा का क्या हो जाएगा। अब राजा का विपरीत वर्ड एंटोनिम रानी नहीं होता, जो रानी लगा देता है ये जो है एग्जाम में गलत माना जाता है। राजा मतलब ऐसा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो इसका होता है भिखारी, मतलब पुअर, गरीब, इसका हो जाएगा पुअर। इस तरीके से एंटोनिम यूज करते हैं, ये आपको छोटा वाला याद रखना है। राजा का क्या होगा, किंग का क्या होगा, पुअर। किंग का जो है क्वीन नहीं होता, रानी गलत हो जाएगा, किंग का पुअर। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूछा है ट्रिवियल, क्या दे रखा है, हमें दिया है ट्रिवियल, इसका जो है ट्राइवल, ट्राइवल का फाइंड करना है। ट्राइवल मतलब क्या होता है, अब आपको इसकी स्पेलिंग मीनिंग पता होनी चाहिए कि ट्राइवल मतलब होता क्या है। ट्राइवल मतलब ऐसी चीज़ होती है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, मतलब अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व तो नहीं हो, जो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जितना ज़्यादा चाहिए।
अनइम्पॉर्टेंट ट्राइबल मतलब होता है। तो इसका जो है सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वही इसका सिनोनिम हो जाएगा। काइंड वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सीरियस, सीरियस मतलब जो अर्जेंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ट्राइबल मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट हो, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन सीरियस मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इनको 4 दिया है। एक यहाँ पे दिया है व्हाइल फिजिकल मूवमेंट, मतलब फिजिकल मूवमेंट क्यों ज़रूरी है इसके बारे में उन्होंने 4 सेंटेंस बना के दे रखे हैं। और इन 4 सेंटेंस में वो एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिया है, सेंटेंस को आगे पीछे करके दिया है, उसे हमें सही ऑर्डर में लाना है, वही यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है। मतलब ये देखो क्या लिखा है, व्हाइल फिजिकल मूवमेंट। व्हाइल फिजिकल मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। उसके बाद देखो व्हाइल फिजिकल मूवमेंट ये फिक्स है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब हमें इसके आगे सोचना है क्या आएगा। व्हाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन और लर्निंग। इज इम्पॉर्टेंट मतलब ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है। इसके बाद ये बी वाला सेंटेंस मतलब क्यू वाला सेंटेंस आपको सही लग रहा है। क्या लग रहा है, इज इम्पॉर्टेंट, फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आर लर्निंग, सब कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम समझो इसको फोर्थ वाले को और फर्स्ट वाले को कंसीडर करके चल सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या दिया है, आर दिया है। एक बार आर भी पढ़ लो, इसके साथ आर भी पढ़ लो। आर क्या दिया है हमारे पास, आर दिया है व्हाइल फिजिकल मूवमेंट द पार्ट ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। द पार्ट ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, ये कोई मैच नहीं कर रहा है ठीक से, मैच तो कर रहा है लेकिन ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है। द पार्ट्स ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब एक बार एस पी को भी कंसीडर कर लो। व्हाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल, ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचा, या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो सकता है। मतलब ये श्योर हो गए कि पहले कौन सा आएगा, पहले उस फिक्स स्टेटमेंट के बाद पहले क्यू आने वाला है, तो क्यू वाले को सही मान लो। उसके बाद फिर क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद पी है, तो क्यू के बाद चेक करो एस आएगा कि क्यू के बाद पी आएगा। पहले पी को पढ़ लो। इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन आर लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल। उसके बाद फिर एस दिया है मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। ये वाला जो है ज़्यादा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को हम आंसर मान के चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एक बार पढ़ लो। यहाँ पे देखो इंड किस पे किया है, इंड किया है पी पे। एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल, ये वाला अपने आप गलत हो गया क्योंकि ये पी से इंड ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 से इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। इसको बोलते हैं, ऐसे टाइप को क्वेश्चन को बोलते हैं पैरा जंबल्स, या तो रीअरेंजिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को जो है रीअरेंज करना। और आपके एग्जाम में ये 100% 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आता ही है। 2 क्वेश्चन दिया है तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आए ही आएगा कि सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है। तो आपको, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट है तो आप पढ़ते ही मान समझ जाओगे कि किस तरीके का सेंटेंस कहाँ पे आने वाला है। अगर नहीं पढ़ने की हैबिट है तो आप इस तरीके से, जैसे मैं बताया, ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन दी गई है, यहाँ पे 4 और दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस अंडरलाइन की जगह पे क्या आएगा, राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर। ये तो बहुत इजी है, सबको पता चल गया होगा। राजन क्या होता है, राजन इज हैविंग, हमारे पास एक चेयर है तो क्या बोलते हैं, आई हैव ए चेयर। आई हैव अ चेयर, हमारे पास एक चेयर है, इस तरीके से बोलते हैं। या मैं 2 भाई हूँ, आई हैव 2 ब्रदर, मतलब मेरे पास 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर, कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे राजन इन द सेंस, राजन क्या है, सिंगुलर है, तो राजन इज हैविंग तो गलत होगा, मतलब ये आएगा नहीं। राजन क्या हो जाएगा, राजन हैज, राजन के बाद क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, क्योंकि अगर आई क्या है, आई हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव आया। राजन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। राजन हैज 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे लिखा है राजन हैज। राजन हैज 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, मतलब राजन के पास 3 भाई हैं और राजन के पास 3 बहन हैं। एंड किसके लिए यूज हुआ है, ये एंड है कंजक्शन। कंजक्शन क्या यूज करता है, कंजक्शन हमारे 2 सेंटेंस को ऐड करता है।
तो यहाँ पे राजन हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, मतलब राजन 3 भाई और 3 बहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, हर एक टाइप के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और इसमें से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वोकैब, जिसको वोकैबलरी आती है वो हर एक क्वेश्चन को ईजिली बना ले जाएगा, इसलिए आपको मेन फोकस करना है वोकैब पे। यहाँ पे मैंने जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ये है आपका राइट रॉन्ग स्पेलिंग। आपके एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन राइट रॉन्ग स्पेलिंग से पूछे जाएंगे। 4 मीनिंग कोई दी जाएंगी, 4 या 5 मीनिंग, उसमें से एक राइट रहेगा, वही राइट आपको चूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 9-10 इंपॉर्टेंट मीनिंग लिख रखे हैं, इनका मतलब क्या होता है आप समझो और इनका करेक्ट मीनिंग क्या होता है। पहला है कमेटी, ये लिखा है कमेटी, तो कमेटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, COMMITTEE। कमेटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, COMMITTEE। अब एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, या तो एक M को निकाल देगा, या तो एक T को गायब कर देगा, या डबल E की जगह Y लगा देगा। इस तरीके से कुछ 4 मीनिंग बनाएगा और उसमें से आपको एक सही रहेगा, वही फाइंड करना रहेगा। तो आपको ये मीनिंग जब तक पता नहीं है तब तक आप वहाँ पे टिक नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इसे जो है याद ही करना पड़ेगा। आप इसे कम से कम सुबह शाम, आपका एग्ज़ाम एक दिन से बाद स्टार्ट होना है, 23 को है, 24 को है, 25 को है, तो कम से कम इसे आप 1-2 दिन 10-10 मिनट दे के याद कर लोगे, ये 100% आपको लर्न हो जाएगा। कमेटी की स्पेलिंग क्या हो गई, COMMITTEE। दूसरा है हमारा सिगरेट। सिगरेट, तो सिगरेट का मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे किस तरीके से याद करते हैं, सिगारेट, CIGARETTE, यहाँ पे ए लगा देता है, ये ए लगा देगा तो गलत हो जाएगा। सिगरेट का स्पेलिंग CIGARETTE। तीसरा दिया है प्रोग्राम का। प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम मतलब PROGRAME, वहाँ पे डबल M में जो है वहाँ पे दिक्कत रहता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, PROGRAME। तीसरा क्या दिया है, ग्रामर का। आप ग्रामर का एग्जाम देने जा रहे हैं और ग्रामर की मीनिंग आपको लर्न होनी चाहिए, GRAMMAR। ग्रामर का क्या होता है, GRAMMAR। और ग्रामर से रिलेटेड एक और आता है कॉमर्स, आप कॉमर्स का भी याद कर लेना। ग्रामर हो गया। उसके बाद फिर प्रोफेसर। प्रोफेसर का क्या होता है, PROFESSOR, प्रोफेसर का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैलेंडर। कैलेंडर का क्या होता है, CALEN, कैलेंडर। इसको पढ़ते कैसे है, कैलेंडर। कैलेंडर का मीनिंग याद कैसे रखना है, CALEN, कैलेन, DAR, CALENDAR। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर को किस तरीके से याद करेंगे, CALCULATOR, यहाँ पे टोर है, CALCULATOR, कैलकुलेटर का। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है DESSERT और इसके नीचे लिखा है DESSERT। ये फर्स्ट वाला है DESERT, डेजर्ट, और नीचे वाला है DESSERT। इन दोनों का मतलब क्या होता है, अगर एक एस लगा है, यहाँ पे देखो केवल एक ही एस लगा है, DESERT, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान, DESERT, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। अगर यहाँ पे डबल एस लगा दिया, DESSERT, इसका मतलब एक प्रकार का ये मीठा होता है, जो हम नाइट में अपना जब डिनर कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ मीठा खाने की हैबिट होती है कि डिनर के बाद वो मीठा खाएंगे। इससे क्या होता है, पाचन क्रिया हमारी मजबूत हो जाती है, डाइजेशन अच्छे से होता है। तो वो जो मीठा खाते हैं रात में डिनर के बाद, उसी को बोलते हैं डेजर्ट। ये है DESERT। यहाँ पे केवल एक स्पेलिंग का फ़र्क है, यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे केवल एस है। DESERT, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, DESSERT, डेजर्ट मतलब डिनर के बाद जो है जो मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। ये दोनों मीनिंग आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये दोनों आ गया तो आप सोचो केवल यही सही है, यही वाला आपको पता है तो यही सही, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों अपने आप में एक सही मीनिंग है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। अगर जहाँ पे अगर डिनर का बात यूज हुआ है तो ये वाला भरेंगे, अगर रेगिस्तान का बात हुआ है तो ये वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहला लिखा है पॉलीगॉट। पॉलीगॉट मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब क्या होता है मेनी, गॉट मतलब लैंग्वेज, गॉट मतलब क्या होता है लैंग्वेज, पॉली मतलब मेनी, गॉट मतलब लैंग्वेज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ढेर सारी कई सारी लैंग्वेज जानता हो, कई सारी लैंग्वेज में बात कर सकता हो। तो पॉलीगॉट का मीनिंग क्या होगा, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज,
ऐसा व्यक्ति जो कई सारी लैंग्वेज को जानता हो। पॉलीगॉट मतलब वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। ये जो जितने भी मैंने मीनिंग लिए हैं, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ये राइट रॉन्ग वाला, उसके बाद फिर मैंने लिए हैं ईडियम एंड फ्रेजेस के कुछ, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार बहुत बार ये आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। वही मैंने जो हर बार रिपीटेड आते हैं उसी को मैंने उठाया है। उसके बाद फिर है हेर्बीवोरस। हेर्बीवोरस मतलब क्या होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल। ऐसा एनिमल जो केवल ग्रास खाता हो, लाइक काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गई, ये सब क्या है? हेर्बीवोरस। ऐसा जानवर जो केवल जो है ग्रास खाता है, घास को खाता है। तीसरा है पेट्रोइड। पेट्रोइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेट्रोइड मतलब क्या होता है? वन हु लव्स ओन कंट्री, देशभक्त। इसको हिंदी में बोलते हैं देशभक्त। पेट्रोइड मतलब वन हु लव्स ओन कंट्री, वन हु लव्स ओन कंट्री। पेट्रोइड का आपको याद करना है। पेट्रोइड मतलब क्या होता है? वन हु लव्स ओन कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्यार करता हो या तो जो देशभक्त हो। पेट्रोइड वन हु लव्स ओन कंट्री। आपको यहाँ से ये 3 याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे और कहावत। पहला है रेज द बार। रेज द बार मतलब क्या होता है? बड़े बड़े गोल सेट करना, बड़े बड़े गोल सेट करना। टू सेट अ हाई स्टैंडर्ड गोल, रेज द बार टू सेट अ हाई स्टैंडर्ड गोल। दूसरा है इन द पिकल, या तो इन द पिकल आएगा, या इन अ सूप आएगा, या इन हॉट वाटर आएगा। इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल मतलब परेशानी में है। इन अ पिकल, पिकल मतलब अचार में। इन अ सूप, सूप जो आप पीते हो। इन अ हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में। इन अ पिकल, इन अ सूप, इन हॉट वाटर मतलब एक ही मतलब होता है, इन ट्रबल मतलब परेशानी में हो। तीसरा है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क ये एक क्लास 6 या 7th में कोई बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का या किसी और बोर्ड का है शायद, वहाँ पे ये चैप्टर दिया हुआ है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन एक व्यक्ति का नाम था। हरकुलियन ऐसा व्यक्ति का नाम था जो भी काम उसको मिलते थे वो बहुत मतलब मुश्किल काम, बहुत हार्ड काम मिलते थे, उसी के नाम से ये बन गया है हरकुलियन टास्क। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो, कोई ऐसे व्यक्ति को काम कर दिया जाए, दे दिया जाए जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, करने में मुश्किल हो। हरकुलियन टास्क मतलब डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट क्या है? इन ब्लैक एंड वाइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है? इन राइटिंग। ये पहले ओल्ड टाइम में मतलब पुराने ज़माने में जब आपके दादा दादी नाना नानी थे तो वहाँ पे क्या होता था? ब्लैक मतलब क्या होता है? ब्लैक मतलब इंक। जिस इंक के लिखते थे, तब तो पेन था नहीं, इंक ज़्यादातर यूज करते थे। ब्लैक मतलब इंक ब्लैक यूज करते थे। वाइट मतलब वाइट पेपर पे लिखते थे, उसी से यूज हुआ है ये इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक मतलब इंक से लिखो आप, वाइट मतलब वाइट पेपर पे लिखो। मतलब कोई भी चीज़ मुझे लिखित रूप में दो, राइटिंग के रूप में दो, तो इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या हो जाएगा? इन राइटिंग। दूसरा है, इसके बाद है कॉज पोटैटो। कॉज पोटैटो मतलब क्या होता है? लेजी पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो दिन भर लेटा रहे या काम धाम न करे, उसके लिए यूज करते हैं कॉज पोटैटो। इस पे एक और है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल। जैसे अभी आपने सुना होगा, एक सत्यपाल मलिक थे, जम्मू कश्मीर के शायद राज्यपाल थे, हाँ शायद वही थे, एक बार इसको आप सर्च करके देख लेना। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, उन्होंने कहीं पे भाषण दे दिया या बयान दे दिया, इंटरव्यू में बोल दिया कि पुलवामा अटैक हमारी गलती से हो गया। अब क्या हो गया? वो हॉट पोटैटो हो गया। मतलब ऐसी बात हो गई जिस पे अब कोई जो है बीजेपी का लीडर बात नहीं करना चाह रहा है, वो जो है इस बात से दूर भाग रहा है। मतलब कंट्रोवर्शियल, ऐसी बात जो मतलब बात नहीं की जा सकी, जिसके बारे में हम दूर भागते हैं, उस पर बात करने से जो है इतरा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, उसको बोलते हैं हॉट पोटैटो। कॉज पोटैटो मतलब लेजी पर्सन, हॉट पोटैटो मतलब कंट्रोवर्शियल। उसके बाद यूज होता है हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ बहुत ईजी है, इसको सबको पता होगा। हेड्स ऑफ मतलब क्या होता है? एडमिरेशन, मतलब किसी की तारीफ करना। हेड्स ऑफ कब यूज करते हैं? जब कोई अच्छा काम किया हो, उसकी प्रशंसा करना हो, तो क्या यूज करते हैं? हेड्स ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मीनिंग दी गई हैं। ये मीनिंग मोस्टली सिनोनिम और एंटोनिम में पूछी जा सकती हैं। पहला है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में कौन नहीं जानता? ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जो है, जब उसका टाइम ख़राब चल रहा है फिर भी उसके मन में कुछ आशा है कि मतलब अच्छा टाइम आएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। दूसरा है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब उसका अपोजिट, निराशावादी। यहाँ पे अपोजिट पूछा जा सकता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। तीसरा है गलिबल। गलिबल मतलब क्या होता है? जिसको कोई भी मूर्ख बना दे।
ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी मूर्ख बना दे उसे क्या बोलते हैं, गलिबल। तीसरा है, चौथा है स्टोइक। स्टोइक मतलब जो व्यक्ति ना तो दुखी हो ना तो खुशी हो, जो व्यक्ति ना तो दुखी हो ना तो खुशी हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला मैंने 3 लिखा है। एक तो है एडॉप्ट, ADOPT, यहाँ पे O लगा है, यहाँ पे A लगा है और यहाँ पे E लगा है, बस केवल डिफरेंस इतने का है। यहाँ पे ADOPT एडॉप्ट लिखा है, यहाँ पे एडेप्ट लिखा है ADAPT, यहाँ पे भी एडेप्ट लिखा है ADEPT, केवल एक मीनिंग का फ़र्क है। यहाँ पे इस वाले में O, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे E लिखा है। इसका मतलब होता है एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्ट मतलब जब आप किसी बच्चे को या किसी लड़की को गोद लेते हो तो उसको बोलते हैं एडॉप्ट। एडेप्ट मतलब क्या होता है, ADAPT। एडेप्ट मतलब होता है अनुरूप बनाना, किसी चीज़ के अनुरूप बनाना, किसी चीज़ के अनुरूप बनाने को क्या बोलते हैं, एडेप्ट। और ये जो एडेप्ट लिखा है ई वाला, इसका मतलब होता है बहुत चतुर, वेरी क्लीवर। एडेप्ट मतलब क्या होता है, बहुत चतुर, वेरी क्लीवर। ये आपको यहाँ से 3 मीनिंग याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, अभी जितने भी मैंने मीनिंग लिए थे ये सब भी खत्म हो गए। अब आपको ये क्या दिया है, ये दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर प्रेजेंट में दिया है तो पैसिव वॉइस भी हमारा प्रेजेंट में रहेगा, अगर पास्ट में दिया है तो पैसिव वॉइस भी हमारा पास्ट में रहेगा, अगर फ्यूचर में दिया है तो फ्यूचर वाला चेंज नहीं करते। और इसमें चेंज क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, ऑलवेज इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। बस केवल इतना है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें जितने भी टाइप के आपके और सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसको इंक्लूड करूंगा और हर एक टाइप की जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। बस केवल आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको पढ़ के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा।